कौन कौन से साहित्यकार ऐसे थे जो आपकी प्रेरणा का स्रोत बने? मैनपुरी में दीन मोहम्मद दीन जी भी, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। उनको यश भारती सम्मान मिला बाद में। और श्री कृष्ण मिश्र और नरेश चंद्र सक्सेना सैनिक और प्राणाधार जी, एक थे मस्ताना जी, अभी भी हैं। तो ये लोग इतने अच्छे लोग हैं कि ये प्यार उड़ेल दिया करते थे। आप अपनी पुस्तकों के बारे में बताइए। पहली मेरी पुस्तक जो है तो 82-84 के आसपास की बात है। एक पुस्तक हमारे वहाँ कुरावली एक स्थान है, वहाँ पर एक संत हैं जिन्हें भैया जी के नाम से वो स्वामी जी हैं, उन्हें लोग जानते हैं। उन्होंने अपने मन से गांव की ओर एक पुस्तक थी पहली, वो उन्होंने अपनी ओर से छपाई थी। आज वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। उन्होंने नाना जी ने हमसे कहा था कि गांव रहेंगे तो ये देश रहेगा। तो एक तो पुस्तक मेरी वो रही। और उदयगान पुस्तक मेरी जो पहला काव्य संग्रह है, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के अनुदान से छपा था, फिर वो आया। फिर गीत काव्य और राष्ट्रीयता एक पुस्तक हमारी आई। फिर आंदोलन मुक्त हिंदी कविता का शिल्प ये पुस्तक आई। फिर समीक्षा के स्वर एक पुस्तक ये आई। फिर मेरी राष्ट्रीय कविताएं एक पुस्तक ये आई। तो इस प्रकार से एक दो पुस्तकें और हैं। तो कर्म की भाषा में आपने क्या रचा है? किन किन संगठनों से जुड़े रहे? आप साक्षी हैं एक बात के तो, कि 1986 की बात है, आप स्वयं उसके साक्षी रहे। हम लोगों ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हम छात्र थे और हम लोगों ने क्या किया था, संकल्प नाम से एक साहित्यिक संगठन बनाया। विद्यार्थी परिषद था हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, क्योंकि वो राष्ट्रीयता का उद्घोष करने वाला एक संकल्प था, तो मैंने उसमें भी काम किया। फिर अखिल भारतीय साहित्य परिषद से मैं जुड़ा और हरियाणा जब मैं आया तो मैंने अखिल भारतीय साहित्य परिषद में बहुत काम किया। एक संस्था का गठन हुआ है कुछ वर्ष पहले, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है हिंदी साहित्य भारती। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं महाकवि डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी है। और वो संस्था विश्व के करीब 38 देशों में उसकी शाखाएं हैं और पूरे देश में वो हर प्रदेश में है। मैं उस संस्था का पूरे प्रदेश का, हरियाणा का संयुक्त महामंत्री हूँ। बहुत आवश्यक भी हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। संपूर्ण देश से और विदेश से भी हमने पत्र लेखन माननीय राष्ट्रपति जी के लिए करवाया है। लाखों की संख्या में पत्र इकट्ठे हैं और निकट भविष्य में डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जाएंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी को सारे पत्र सौंपेंगे इस आशय से कि देखिए पूरा देश और जो हिंदी से भी विदेश में रहते हैं वो सभी इस बात के लिए तैयार हैं कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिले राष्ट्रभाषा का। ऐसी कौन कौन सी सामाजिक विसंगतियां हैं जो आपके सामने आई? कि मेरी कविता की एक पंक्ति है कि ये ऊंची चट्टानें, इनमें दरार भी है। तो मैंने दरार देखी। और सबसे बड़ी विसंगति क्या है कि जो लोग जीवन भर माला जपते हैं, जो लोग जीवन भर अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, जो लोग जीवन भर ये दावा करते हैं कि मैंने सत्य को जान लिया है, जो बुद्ध बनने का दावा करते हैं मित्रवर, वो अपने को ही नहीं जान पाए। हम लोग आज जो बातचीत कर रहे हैं वो सम्मान पर बात कर रहे हैं। जी जी। मुझे जब मैं शांति निकेतन में था तो मुझे 2 बार पार्लियामेंट में सम्मान मिला, भारतीय संसद में। एक बार उस समय जब मिला तो माननीय लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष माननीय रवि राय जी ने दिया था। एक प्रतियोगिता हुई थी, वो संसदीय कार्य मंत्रालय ने कराई थी और वो उसमें क्या था कि ऑल इंडिया में मैं फर्स्ट आया था। तो मुझे पार्लियामेंट के अंदर जाने का अवसर मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो माननीय रवि राय जी ने, चूँकि मैं प्रथम था, मुझे बहुत स्नेह दिया। और दोबारा जब मुझे मिला, 2 बार प्रतियोगिता हुई, तो मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी और केंद्रीय मंत्री कुमार मंगलम जी थे, उन्होंने 2 बार, दोनों लोग थे, उन्होंने मुझे दूसरी बार दिया। उसके अतिरिक्त मुझे अनेक संस्थाओं से सम्मानित होने का गौरव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज हमारे साथ हैं। इन्हें उत्कृष्ट लेखन के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा पुरस्कार दिया है और आज हम उसी पुरस्कार के बारे में इनसे विस्तार से बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बातचीत। रमाकांत जी, इस पुरस्कार के बारे में बताइए कि ये पुरस्कार कितना महत्वपूर्ण है और आपके लिए क्या खास मायने रखता है। धन्यवाद श्रीकांत जी, धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने आज मेरा
साक्षात्कार संयोजित किया। हरियाणा साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष साहित्यिक लेखन को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष अनेक अनेक पुरस्कार जो हरियाणा के लेखक हैं उनको देती है, और उनकी अपनी व्यवस्था है, उनका अपना चयन करने का एक ढंग है, एक प्रक्रिया है। तो इस वर्ष का अर्थ मतलब है कि जो पिछले वर्ष प्रविष्टियाँ आई थी उनमें मेरा नाम पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी 2.5 लाख की राशि और सम्मान पत्र किसी लेखक को जो भी चयनित होता है उसको भेंट करते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र के नाम से ये पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी इसलिए देती है, अन्य पुरस्कार भी हैं, सूर सम्मान भी बहुत बड़ा सम्मान है, वो भी देती है, और अन्य अन्य सम्मान भी हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र द्विवेदी कालीन युग के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, निबंधकार थे। उनके स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है ताकि हरियाणा उनकी स्मृति को सुरक्षित रख सके। तो इसके लिए इस वर्ष जो 2021 का पिछला वर्ष था उसके अंतर्गत मेरा नाम चयनित किया गया। इसके लिए मैं साहित्य अकादमी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और हरियाणा के संपूर्ण साहित्यकारों के नाम ये इसलिए भी करता हूँ कि पूरे देश से मुझे प्यार तो बहुत मिला है, लेकिन हरियाणा में जब मैं 96 में 96 में गया तो बहुत लोगों ने मुझे पलकों पर बैठा लिया, और डॉक्टर चंद्र त्रिखा जो डायरेक्टर हैं अकादमी के, वो उनके साथ अनेक अनेक साहित्यकार हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, और उसका प्रतिफल है कि ये इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला। डॉक्टर शर्मा, आपको मैं अपने समस्त दर्शकों की ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और इस बधाई के साथ हमारे दर्शकों की बधाई तभी होगी क्योंकि आपके लिए एक लाइक बनता है कि हमारे दर्शक आपको अपनी तरफ से एक लाइक देंगे। जितने लाइक मिलेंगे मैं समझूंगा कि उतने लोगों ने आपको बधाई पहुंचा दी है। जी जी। तो अब इस बधाई के साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं, चूँकि कलम जो है वो नेपथ्य में चलती है। जब कोई पुरस्कार मिलता है तो कलम को जो है मुख्य धारा में आने का मौका मिलता है। तो हमारे सभी दर्शक आपके बारे में सोच रहे होंगे, अभी हमने ये परिचय कराया, पुरस्कार से आपका परिचय हुआ, तो आप थोड़ा अपने जन्म, शिक्षा, इसके बारे में बताइए, और ये बताइए कि कौन कौन से साहित्यकार ऐसे थे जो आपकी प्रेरणा का स्रोत बने, ताकि उससे जो नई पीढ़ी है वो भी कुछ नसीहत ले सके। जी, मैं बहुत संक्षेप में आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा क्योंकि फिर बात बहुत बड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद है मैनपुरी, वहाँ पर एक गांव है ईसई खास, वो मेरा पैतृक गांव है, और मेरा जन्म हुआ उसी जनपद में एक गांव है चितायन। तो चूँकि नाना जी मेरे थे और एक मेरी मौसी जी थी जो बाल विधवा हो गई थी, दोनों लोग वहाँ रहते थे। विद्यापति जी उनका नाम था। बहुत ही वो धर्मपरायण महिला थी। बहुत अच्छा एक वातावरण उन्होंने हमें दिया। तो चूँकि कोई था नहीं मामा हमारे, तो वहीं पर माँ रहीं कुछ दिन और मेरा जन्म हुआ। तो मेरी परवरिश जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो ननिहाल में हुई, और ननिहाल में पैदा हुआ बच्चा मामाओं के बीच में, और पूरा गांव ही हमारा मामा और नाना का संबंध था, तो थोड़ा उदंड भी हो जाता है। उदंड इस अर्थ में भी कहें कि बहुत खुले मन का मैं था। और उसके पश्चात वहाँ जन सहयोगी विद्या मंदिर था, और उसके बाद में श्री नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज था समान में, जहाँ मेरी शिक्षा हुई 12वीं तक। और उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा, और 87 में JRF करके मैं शांति निकेतन गया, वहाँ से मैंने PhD की। तो जो प्रेरणा की बात आप करते हैं, जब मैं छोटा था तो हमारे
इंटर कॉलेज में जो समान मैनपुरी का मैंने अभी जिक्र किया, तो उसमें कवि सम्मेलन हुआ करते थे। तो कवि सम्मेलनों में बड़े बड़े लोग आते थे। सोम दादा को मैंने वहाँ देखा, और राष्ट्रकवि दिनकर भी वहाँ आ चुके थे। मैं बहुत छोटा था उस समय। और बैजू कानून को वहाँ आए, और उदय प्रताप सिंह जी संचालन करते थे कार्यक्रमों का। बलबीर सिंह रंग आए, मेरे गुरु लागर सिंह भदौरिया सौमित्र जो मुक्तक सम्राट हैं, उन्हें मैंने पहली बार वहाँ देखा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक ऐसे रचनाकारों को देखा मैंने। मलिकाल सिंह सिसोदिया जी का वहाँ अभिनंदन हुआ। तो मुझे लगता था कि दुनिया में अगर सबसे अधिक सम्मानित कोई कार्य है तो ये कविता लिखना है। और मैं, जो संस्कार भीतर था मेरे, इसलिए मैं वो देखता रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके पश्चात जब मैं प्रयाग में गया तो मैनपुरी में दीन मोहम्मद दीन जी भी, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। उनको यश भारती सम्मान मिला बाद में। और श्री कृष्ण मिश्र और नरेश चंद्र सक्सेना सैनिक और प्राणाधार जी, एक थे मस्ताना जी, अभी भी हैं। तो ये लोग इतने अच्छे लोग हैं कि ये प्यार उड़ेल दिया करते थे। मैं जब प्रयाग में गया तो मैं वहाँ महादेवी जी से मिलने पहुँच गया, और मुझे पता नहीं था कि बड़े लोगों से मिलते कैसे हैं। मैं तो गांव का एक बालक था, सीधे सीधे दिन में ही पहुँच गया, दोपहरी में मुझे मिलना है। तो लोगों ने बताया ऐसे नहीं मिलते हैं, पहले आप समय लेते हैं। और उसके पश्चात जो ये संस्कार मैं लेके गया था, मैं ये कहना चाहता हूँ मैनपुरी से, ये संस्कार बहुत काम आया। एक जो श्रद्धा होती है साहित्यकारों के प्रति, वो बनी। और फिर वहाँ डॉक्टर मोहन अवस्थी जी और डॉक्टर जगदीश गुप्त जी, राम स्वरूप जी, और बड़े बड़े रचनाकार जो निराला जी के पुत्र श्रद्धेय रामकृष्ण त्रिपाठी जी, अमरेश भाई साहब जो हैं उनके पौत्र, उनसे मेरी मित्रता हुई बाद में। तो ये लोगों के पास जाकर के ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ मिल गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर हम कितना बैठते थे, और आप तो श्रीकांत जी हमारे साथी रहे हैं। आप तो दर्शन शास्त्र में वहाँ पर एमए कर रहे थे, मैं हिंदी में कर रहा था। तो ये आपसे कोई कुछ बात छुपी नहीं है, एक ललक थी। उसके पश्चात जब मैं आगे बढ़ा, तो जब मैं शांति निकेतन में गया तो वहाँ कोलकाता में आचार्य विश्वनाथ शास्त्री, जो बाद में राज्यपाल बने हिमाचल के और उत्तर प्रदेश के, उनसे बहुत घनिष्ठता हुई। वहाँ स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया जी थे, जो अब नहीं रहे, उस समय वो थे। उन्होंने इतना परिचय कराया पूरे कोलकाता के साहित्यकारों से। तो एक बहुत अच्छा वातावरण बना। विश्वविद्यालय जहाँ मैं रहा, वहाँ भोलानाथ मिश्र जी थे, वहाँ देवकीनंदन श्रीवास्तव जी थे, राम सिंह तोमर जी थे, हरिचंद्र मिश्र जी थे, बड़े बड़े रचनाकार जो थे। हरिचंद्र मिश्र जी तो मेरे गाइड थे। तो ये जो लोग, इन्होंने मुझे स्नेह किया, वो केवल इसलिए नहीं कि मैं एक स्कॉलर के रूप में गया था, वो इसलिए भी मुझे स्नेह मिला कि मैं एक काव्य संस्कार लेकर के आगे की यात्रा कर रहा था। और जब मैं सन 96 में भिवानी आया हरियाणा में, तो उदयमान हंस जी, डॉक्टर रामनिवास मानव जी, डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, डॉक्टर माधव कौशिक जी, इन लोगों ने मुझे पलकों पर बैठा लिया कि भाई कोई एक ऐसा साहित्यिक संस्कार का कोई एक विद्यार्थी आया है। तो ये सभी मेरी यात्रा में चीज़ें शामिल होती गई, और मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। डॉक्टर शर्मा जी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बातचीत की थी जी। तो हो सकता है कि कुछ हमारे दर्शक उसको मिस कर गए हों। तो आज भी मैं चाहूँगा कि अपने साहित्य की एक हल्की सी झलक दिखाएं, तो उसके बाद हम उसके और डिटेल में जाएंगे। एक हल्की सी झलक साहित्य की हल्की सी झलक मैं आपको क्या दूं। मैंने एक बहुत लंबी रचना, बहुत लंबी कविता एक लिखी थी, उसके कुछ अंश में सुनाता हूँ। जो अज्ञानी कविता को कहें निरर्थक, जो अज्ञानी कविता को कहें निरर्थक, ये क्या जाने कविता व्यथित मौन की भाषा है। कविता जीवन है, जीवन ही तो कविता है, कविता इस जीवन की अद्भुत परिभाषा है। कविता से जीवन का अन्योन्याश्रित व्रत है, कविता से जीवन का अन्योन्याश्रित व्रत है। कविता तमग्रस्त जगत में सुंदर सविता है। उपनिषद वेद सब बोल रहे हैं, इसीलिए संपूर्ण सृष्टि उस सृष्टि देव की कविता है। कविता झरनों का झरझर, कलकल नदियों की, गहराई सागर की, ऊंचाई अंबर की, ऋतुराजों की मुस्कान, उदासी पतझर की। कविता है चुबन, कविता है चुबन प्राणवेदी पैने शर की, और चपला की चंचलता घनघोर घोषगण का। नीरव का रव है भूत भविष्यत वर्तमान, कविता ही परिचायका रही है संस्कृत की। कल्पना जगत की होती जिसमें मूर्तिमान। बहुत लंबी कविता है, इसके मैंने कुछ अंश आपको ध्यान रखे। पुस्तकों के बारे में बताइए प्रकाशक के साथ, ताकि हमारे दर्शक अगर आपके साहित्य की और गहराई में जाना चाहें तो वो पुस्तक ले सकें। तो प्रकाशक
के साथ अपनी पुस्तकों के बारे में बताइए, और भी अगर आपको कोई सम्मान भी मिला है तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सारी पुस्तकें नहीं हैं। पहली मेरी पुस्तक जो है वो मैं सन तो नहीं उसका अभी भूल रहा हूँ, 1982-84 के आसपास की बात है। कविताएं छपनी शुरू हो गई थी बहुत पहले। एक पुस्तक हमारे वहाँ कुरावली एक स्थान है, वहाँ पर एक संत हैं जिन्हें भैया जी के नाम से वो स्वामी जी हैं, उन्हें लोग जानते हैं। उन्होंने अपने मन से गांव की ओर एक पुस्तक थी पहली, वो उन्होंने अपनी ओर से छपाई थी। आज वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। कि मैं चित्रकूट में एक बार मिलने गया था और भारत रत्न नानाजी देशमुख जी से मैंने गांव की ओर जो पुस्तक लिखी वो उन्हीं को समर्पित की है, नानाजी देशमुख को। तो वो पुस्तक वहाँ से छपी थी गांव की ओर। मैंने फ्री उसका वितरण किया और बहुत हज़ारों की संख्या में गांव जाकर के बांटा गया। उन्होंने नाना जी ने हमसे कहा था कि गांव रहेंगे तो ये देश रहेगा। तो एक तो पुस्तक मेरी वो रही। और उदयगान पुस्तक मेरी जो पहला काव्य संग्रह है जो हरियाणा साहित्य अकादमी के अनुदान से छपा था, फिर वो आया। फिर गीत काव्य और राष्ट्रीयता एक पुस्तक हमारी आई। फिर आंदोलन मुक्त हिंदी कविता का शिल्प ये पुस्तक आई। फिर समीक्षा के स्वर एक पुस्तक ये आई। फिर मेरी राष्ट्रीय कविताएं एक पुस्तक ये आई। तो इस प्रकार से एक दो पुस्तकें और हैं। तो इस प्रकार से और तमाम सहभागी लेखन जो है, कहीं 5 कवि शामिल हैं, 5 रचनाकार शामिल हैं। तो उसमें इस प्रकार के संस्मरणों की एक बहुत बड़ी पुस्तक है मेरी जो अभी आने वाली है। उदयवान मुंशी जो राज्य कवि हरियाणा के थे, वो कहते थे कि तुम्हारे पास इतना अकूत भंडार है, इतने लोगों से मिले हो तो एक पुस्तक आनी चाहिए। और सौमित्र जी के करीब 200 के आसपास पत्र जो उन्होंने लिखे थे, गुरुवर सौमित्र जी ने, मुझे जब मैं 9th क्लास में था तब से अब तक मेरे पास उनका संग्रह है। और एक पत्र, बहुत पत्र साहित्य का बहुत बड़ा, जान लीजिए मील का पत्थर बनेगा एक पत्र। तो वो भी अतिशीघ्र वो संपादन उसका आएगा। तो इस प्रकार से मैं लिखता रहता हूँ। कभी कभी शोध ग्रंथ भी मेरे हैं और उसके बाद तमाम शोध पत्र हैं, क्योंकि मैंने शोध किया एक बड़े विश्वविद्यालय से। इस प्रकार से चलता रहता है लेखन। जब मुझे अवसर मिलता है मैं चिंतन करता रहता हूँ। और जब परिपक्व चिंतन हो जाता है भीतर से कोई रचना पूरी तरह से, तभी निकल करके बाहर आती है। मुझे लगता है वही परिपक्वता हमें जोड़ती है आप सबसे। कि कर्म की भी एक भाषा होती है जी। कभी कभी कर्म से जो है संदेश दिया जाता है। तो कर्म की भाषा में आपने क्या रचा है, किन किन संगठनों से जुड़े रहे? आप साक्षी हैं एक बात के तो, कि 1986 की बात है, आप स्वयं उसके साक्षी रहे। हम लोगों ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हम छात्र थे और हम लोगों ने क्या किया था, संकल्प नाम से एक साहित्यिक संगठन बनाया। और साहित्यिक संगठन बनाया और हिंदुस्तानी एकेडमी में हम लोगों के पास तो कुछ था भी नहीं। अपने अपने घर से जो पैसे आते थे, एक सनक थी, वो इकट्ठे किए। आप तो साक्षी हैं उस बात के। और पहला मंच था कि संकल्प का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महादेवी जी तो अस्वस्थ थी इसलिए नहीं आ पाई थी, पद्म भूषण डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी, डॉक्टर मोहन अवस्थी जी और एक आदरणीय खेतान जी जो नेपाल से आए थे, ये लोग आए। इन्होंने संकल्प संस्था का उद्घाटन किया। 86 से 87 की शायद बात है, 86 की बात है। और कितना भव्य कार्यक्रम हमने किया। अब ये YouTube चैनल नहीं था, ये कुछ भी नहीं, अच्छा प्रचार मिलता, कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि आकाशवाणी वाले उसे कवर करके आए थे। और आकाशवाणी में काम मिलना बहुत बड़ी बात थी। 75 रुपये आकाशवाणी के मिलते थे, तो मुझे पूरे महीने का खर्चा चल जाता था चाय का। आप देखिए, तो ये चीज़ थी। उसके पश्चात तो वहाँ मैंने काम किया। और जो विद्यार्थी परिषद था हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, चूँकि वो राष्ट्रीयता का उद्घोष करने वाला एक संकल्प था, तो मैंने उसमें भी काम किया। और उसके पश्चात जब मैं शांति निकेतन चला गया तो मैं आचार्य विश्वनाथ शास्त्री जी कोलकाता में जो अध्यक्ष थे हिंदी डिपार्टमेंट के, उनसे मेरा परिचय हुआ। वो राज्यसभा के मेंबर भी थे उस समय। और फिर वो बाद में तो राज्यपाल बने। बड़े क्या कहने थे उनके, तो वो जब बोलते थे लगता सुनते रहे। तो फिर अखिल भारतीय साहित्य परिषद से मैं जुड़ा। और हरियाणा जब मैं आया तो मैंने अखिल भारतीय साहित्य परिषद में बहुत काम किया। और मैंने प्रदेश के स्तर पर संगठन का काम बहुत किया, वहाँ कई वर्ष तक किया। और अभी इस समय जो संस्कार भारती से मैं जुड़ा, मैंने बहुत काम किया वहाँ, जो भी कर पाया बहुत का मतलब मैं बहुत मन से काम करता हूँ और मैंने किया। अभी एक संस्था का गठन हुआ है कुछ वर्ष पहले, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है हिंदी साहित्य भारती। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं महाकवि डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी है। और वो संस्था विश्व के करीब 38 देशों में उसकी शाखाएं हैं और पूरे देश में वो हर प्रदेश में है। मैं उस संस्था का
पूरे प्रदेश का, हरियाणा का संयुक्त महामंत्री हूँ और बहुत हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत संगोष्ठियाँ कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो। बहुत आवश्यक है। अभी हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, संपूर्ण देश से और विदेश से भी हमने पत्र लेखन माननीय राष्ट्रपति जी के लिए करवाया है। लाखों की संख्या में पत्र इकट्ठे हैं और निकट भविष्य में डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जाएंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी को सारे पत्र सौंपेंगे इस आशय से कि देखिए पूरा देश और जो हिंदी से भी विदेश में रहते हैं वो सभी इस बात के लिए तैयार हैं कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिले राष्ट्रभाषा का। सामाजिक विसंगतियाँ, ऐसी कौन कौन सी सामाजिक विसंगतियाँ हैं जो आपके सामने आई और उनको पार करते हुए आज उन सामाजिक विसंगतियों का आइटम बना दीजिए कुछ। जी श्रीकांत जी, ऐसा है कि जैसे आपने तो बड़ा भयंकर प्रश्न कर दिया। ये भयंकर इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे उसमें महाभारत में कहते हैं ना यक्ष प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न है आपके इस साक्षात्कार का यक्ष प्रश्न यही है कि मैं कुछ कहूँ तो मैं अपनी दृष्टि से कहूँगा, ठीक है, और अपनी सृष्टि में उसको स्थान दूंगा जो भी मैं सर्जना करता हूँ, लेकिन आवश्यक नहीं है कोई व्यक्ति उसको माने। यक्ष प्रश्न वो होता है जो बड़ा कठिन प्रश्न होता है, ठीक है। वो जो कथा आप जानते होंगे कि यक्ष प्रश्न जो धर्मराज से कहा महाभारत में, ठीक है, यक्ष ने कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और आज अगर वो यक्ष सामने आ जाए और कहे कि आज की सामाजिक विसंगति सबसे बड़ी क्या है, उन्होंने तो कहा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आश्चर्य ये है कि लोग जानते हैं कि मर जाएंगे तब भी इस प्रकार से एक्ट और रिएक्ट करते हैं कि जैसे हम मरेंगे नहीं, जैसे हम अमर होके आए। तो ये यक्ष के प्रश्न थे। आज अगर वो यक्ष आ जाए, ठीक है, और पूछे कि सबसे बड़ी सामाजिक विसंगति क्या है, जैसा आपने पूछा, आप हमारे सामने यक्ष है, मैं धर्मराज हूँ या नहीं हूँ पता नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी सामाजिक विसंगति एक है। देखिए, हर प्रत्येक क्षेत्र के लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, मैं बहुत मन से बहुत श्रद्धा से मिलता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले, देवराहा बाबा जी का आशीर्वाद मुझे मिला। कोई कहता था आप तो जानते हैं प्रयाग में रहे, तो 900 वर्ष के हैं, कोई कहता 1000 वर्ष के हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो एक बहुत लंबा जीवन उनको मिला था, ठीक है। तो अन्य लोगों से, बहुत बड़े बड़े लोगों से, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला कि मेरी कविता की एक पंक्ति है कि ये ऊंची चट्टानें, इनमें दरार भी है। तो मैंने दरार देखी। और सबसे बड़ी विसंगति क्या है कि जो लोग जीवन भर माला जपते हैं, जो लोग जीवन भर अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, जो लोग जीवन भर ये दावा करते हैं कि मैंने सत्य को जान लिया है, जो बुद्ध बनने का दावा करते हैं, मित्रवर, वो अपने को ही नहीं जान पाए। वो कहते हैं कि मैंने सामने वाले को पहचान लिया, परख लिया, जान लिया है। और उस सामने वाले अगर हाथ में कलम है उनके, तो सामने वाले के बारे में निर्णय कर देंगे वो उल्टा, और वो निर्णय कर देंगे अपनी दृष्टि से, अपनी उस कुदृष्टि से निर्णय कर देंगे कि उसका बहुत बड़ा सत्यानाश कर देंगे वो। तो मैं ये कहता हूँ कि कितना बड़ा आश्चर्य है कि जब हम अपने बारे में ही नहीं जान पाते, संपूर्ण जीवन दे दिया महात्मा बुद्ध ने, और तब एक सत्य को उन्होंने देखा कि जीवन दुखमय है। और क्या कहा उन्होंने कि दुख क्यों है? क्योंकि हम सामने वाले के सुखों का ध्यान रखते हैं, इसलिए दुखी है। उसके दुखों का ध्यान रखें कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना है उसके जीवन में दुख क्या है, तो ईर्ष्या नहीं होगी। अगर ये है कि तो प्रधानमंत्री बन गया और ये तो बहुत बड़ा मिल गया, तो ये ईर्ष्या का विषय है। तो जो महात्मा बुद्ध भी नहीं जान पाए, जिस सत्य को अपने ही खोज करते रहे, आज के कुछ तथाकथित लोग जो अपने को बड़ा बौद्धिक कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, वो जब दूसरे के बारे में टिप्पणी करते हैं मित्र, बहुत कष्ट होता है कि मेरे बारे में या XYZ किसी के बारे में वो जान कैसे लेते हैं। अरे भैया, पहले अपने बारे में जानो। जीवन जगत को जान जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति बुरा लगेगा ही नहीं। हम लोग आज जो बातचीत कर रहे हैं वो सम्मान पर बात कर रहे हैं। जी जी, मुझे जब मैं शांति निकेतन में था तो मुझे 2 बार पार्लियामेंट में सम्मान मिला, भारतीय संसद में। एक बार उस समय जब मिला तो माननीय लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष माननीय रवि राय जी ने दिया था। एक प्रतियोगिता हुई थी, वो संसदीय कार्य मंत्रालय ने कराई थी, और वो उसमें क्या था कि ऑल इंडिया में मैं फर्स्ट आया था, तो मुझे पार्लियामेंट के अंदर जाने का अवसर मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो माननीय रवि राय जी ने, चूँकि मैं प्रथम था, मुझे बहुत स्नेह दिया। और दोबारा जब मुझे मिला, 2 बार प्रतियोगिता हुई, तो मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी और केंद्रीय मंत्री कुमार मंगलम जी थे, उन्होंने 2 बार, दोनों लोग थे, उन्होंने मुझे दूसरी बार दिया। उसके अतिरिक्त मुझे अनेक संस्थाओं से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वयं हिंदी साहित्य, हरियाणा साहित्य अकादमी इसके पहले भी मुझे सम्मानित कर चुकी है, और पुस्तक पर वो द्वितीय पुरस्कार
पुस्तक पुरस्कार मुझे मिल चुका है। हमारी एक पुस्तक गीत गीत है, उस पर वो श्रेष्ठ चुनी गई थी। और अनेक संस्थाएं हैं हमारे देश में जिन्होंने, हंस कविता सम्मान मुझे मिला और चेतन काव्य सम्मान मिला, और देश में करीब 400-500 संस्थाओं से, क्योंकि अब तक ऐसा ही होता रहा है, तो वो छोटी बड़ी संस्थाएं हैं। छोटी बड़ी तो मेरे लिए छोटी तो नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि जो सम्मान देती है। चलते चलते अंतिम प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि आपसे अभी बातचीत के दौरान मेरे मन में 2 शब्द कौंध रहे हैं, एक साहित्य और दूसरा शिक्षा। जी। अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, को बड़ छोट कहत अपराधू। जी। और आपके लिए भी तो और मुश्किल होगा, क्योंकि आप साहित्यकार पहले, शिक्षाविद बाद में बने। लेकिन जैसा कि मैं देखता हूँ कि साहित्य शिक्षा देता है और शिक्षा व्यवस्था के बाद साहित्य की रचना होती है, क्योंकि वैसे तो साहित्यकार बिना पढ़ा लिखा भी बन सकता है, कबीर का उदाहरण ले लीजिए। तो लेकिन फिलॉसफी के हेड थे डॉक्टर संगम लाल पांडे, वो कह रहे थे कि हमारी मौलिकता को प्रशिक्षित होना चाहिए। वो कहते थे कि एक गाय चराने वाला भी कविताएं लिख लेता है, लेकिन वो जो है, जब शिक्षा के जरिए वो प्रशिक्षित मौलिकता होती है तो उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। ये उनकी बात थी। जी। तो आप दोनों के बीच में, एक हाथ में आपके साहित्य है, दूसरे हाथ में शिक्षा है, तो आप शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। श्रीकांत जी, ये बिल्कुल अलग नहीं है। जितनी भी ये सभी क्षेत्र की बातें हैं, मैंने अभी नाम लिया था, दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे धर्म, कोई धर्म के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास कर रहा है, धर्म का माध्यम बना करके, कोई शिक्षा का माध्यम, कोई कविता के माध्यम से, ठीक है। तो जो हमारा गंतव्य है, मूल है, वो एक ही है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब एक साहित्यकार शिक्षक बनता है तो वो उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा वो बच्चों को दे सकता है, और जब एक शिक्षक साहित्यकार बनता है तो वहाँ भी, क्योंकि जो कहते हैं ना, सोने में सुगंध पैदा होना, तो सोना है ही, पर उसमें सुगंध और पैदा हो जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो नैतिकता से जुड़ने का प्रश्न है, वो एक साहित्यकार अधिक गहराई से समझता है, और वो साहित्य के माध्यम से शिक्षा, साहित्यस्य भाव साहित्यम, साहित्य की भावना ही साहित्य है, और जो शिक्षा है वो भी यही सिखाती है, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा ही कुटुंब है। तो दोनों का गंतव्य एक है, दोनों ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कवि, रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागृत करता है। संपूर्ण आंदोलन जो हमारा स्वाधीनता का था, आपने देखा होगा, उस आंदोलन को उठाने वाले, उस आंदोलन को आग देने वाले जो लोग थे, वो शिक्षक थे और वो साहित्यकार थे, पत्रकार थे। तो दोनों को बिल्कुल अलग मत करिए। हाँ, इतना अवश्य है कि जो आज की शिक्षा है, जो बिल्कुल तकनीकी शिक्षा हो गई है, जिसमें से व्यवहारिकता निकल गई है। मैं एक स्थान पर जब पढ़ता था, एक स्कूल में, तो मैं ये बात कहने में बड़ा संकोच नहीं करता हूँ कि मेरे जो गुरुजी थे, उनकी बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हो पाई होगी, ठीक है। तो वो हमको बताते थे, तो गणित के सवालों में से कई बार वो कहते थे कि बेटा कल बताएंगे, पर वो इतने नैतिक थे कि शहर में रहते थे, और अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया क्लास का, तो वो वहाँ से दवाई लेकर के आते थे। तो मुझे लगता था कि यही असली कर्म है। तो जो नैतिक आचरण है, जो व्यवहारिकता है, उससे जुड़ी हुई शिक्षा साहित्य भी देता है, और उससे जुड़ी हुई शिक्षा जो हमें शिक्षक हैं वो भी देते हैं। आज के जो विद्यार्थी हैं, आज के बच्चे, वो ठीक है कि जो आयातित अंधकार आ गया, जो हमें प्रकाश लगता है, उस आयातित अंधकार में इतने अधिक डूबे जा रहे हैं कि वो नैतिकता को बिल्कुल उन्होंने एक तरफ व्यवहारिक नैतिकता को त्याग दिया है। कि बहुत खुशी की बात यह है कि जो भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति अब आई है, उसमें छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान रखा गया है। जो हमारी मातृबोली को, मातृभाषा को एक तरफ हाशिए पर डाल दिया गया था, अब देखिए कहा गया ना कि आप प्राथमिक शिक्षा उसी में मिलेगी। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा जब उसमें मिलेगी, तो जो हमारे तमाम मुहावरे खो गए थे, लोक भाषाओं के मुहावरे खो गए थे, और एक जो मुहावरा होता है वो मुहावरा नहीं होता, उसमें संपूर्ण लोक संस्कृति जो है वो समाहित होती है। जैसे हमने कहा कि माँ के लिए मेरी आंखों का तारा है, तो अब इसमें एक पुत्र का और माँ का जो संबंध है आंखों का तारा कहने से, वो संबंध कोई दूसरी भाषा दे नहीं सकती।
विद्यार्थी थी साकुराको अबे, वो जापान की लड़की थी। मैंने उससे पूछा बेटा ये बताओ जब जाने लगी यहाँ से कि तुमने आखिर किस लिए हिंदी पढ़ी, हिंदुस्तान में आई। देखिए उसने कहा मैंने रामचरितमानस को जानने के लिए हिंदी पढ़ी। तो प्रेमचंद की सारी कहानियाँ उसको मुखस्थ थी, कंठस्थ थी, मुझे दी नहीं है। उसने कहा उस शीर्षक में ये है, उस शीर्षक में ये है, उस शीर्षक में ये है। मुझे आश्चर्य होता था। तो उसमें कई मुहावरे जो प्रयोग किए हैं प्रेमचंद जी ने, वो लेके आती थी मेरे पास कि सर ये बताइए इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि वो लड़की उसने पढ़ा, हिंदी तो बहुत पढ़ी थी, टोक्यो में रह के पढ़ी थी उसने, लेकिन वो मुहावरों के गहरे अर्थ नहीं जानती थी। वो तभी जान सकते हैं जब लोक भाषा के नज़दीक होते हैं। उनके अर्थ नहीं जानते, उसमें रीति रिवाज हैं, उसमें मुहावरे हैं, उसमें हमारी संस्कृति है, उसमें हमारे संस्कार हैं। तो ये जो गायब हो रहे थे ये पुनः लौट के आए हैं। नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है। तो मैं ये कुल मिला के निष्कर्ष रूप में कहना चाहता हूँ कि शिक्षक का धर्म, एक सुधी पत्रकार का धर्म, एक सुधी साहित्यकार का धर्म, ये कुल मिलाकर के राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का धर्म होता है। तो ऊंचाई जी कविता एक इसका समापन करेंगे कि जो थोड़ा समाज को झकझोरती हो। देश वंदना में कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी, 2-4 पंक्तियाँ सुना करके, क्योंकि ये देश जिसमें हम पैदा हुए हैं, हमें गर्व है, हम तभी ऐसे बैठे हुए हैं। भारतवर्ष हमारे लिए सब कुछ है, सर्वस्व मेरा ईश्वर है। जय हो देश हमारे, जय हो देश हमारे, जय हो। सत्यम शिवम सुंदरम, जय हो देश हमारे, जय हो देश हमारे, जय हो। विकट परिस्थिति में रह कर भी और कठिन संकट सह कर भी, विकट परिस्थिति में रह कर भी और घोर संकट सह कर भी, कभी नहीं तुम हारे, जय हो, कभी नहीं तुम हारे, जय हो देश हमारे, जय हो देश हमारे, जय हो। विश्व शांति के मंत्र तुम्ही हो, सभ्य सफल गणतंत्र तुम्ही हो। विश्व शांति के मंत्र तुम्ही हो, सभ्य सफल गणतंत्र तुम्ही हो। जनगण मन के प्यारे, जय हो, जनगण मन के प्यारे, जय हो देश हमारे, जय हो भारतवर्ष हमारे, हर्ष और उत्कर्ष हमारे, जय हो भारतवर्ष हमारे, हर्ष और उत्कर्ष हमारे। सब आँखों के तारे, जय हो, सब आँखों के तारे, जय हो देश हमारे, जय हो